कहते हैं जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं। अब ऊपर वाला ये नहीं देखता है कि आपका जीवन साथी शहर में है या गांव में। इसलिए कई बार लड़कियों को शादी के बाद गांव से शहर में और शहर से गांव के माहौल में ढलने में काफी समय लग जाता है। अब हमारी दिव्या इस चीज को कैसे हैंडल करती है, आइए देखते हैं। माँ, पता है आज एग्जाम का रिजल्ट आया है। मेरे बहुत अच्छे नंबर आए हैं। मैं और मेरी सहेलियाँ सोच रहे हैं कि किसी अच्छी कंपनी में जॉब करेंगे। नहीं दिव्या, अब तुम ये पढ़ाई और जॉब सब छोड़ो और अपनी माँ के साथ रसोई के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दो। क्या हुआ पिताजी, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। बहनोई जी ने भेजा है और हम इस रिश्ते के लिए हाँ कर चुके हैं। इसलिए अब से तुम घर के कामों में ध्यान दिया करो। जी, मैं ये कह रही थी कि हमें एक बार फिर से सोच लेना चाहिए। अभी दिव्या की उम्र ही क्या है, अभी तो उसने अपना कॉलेज पूरा ही किया है। उसके भी कुछ सपने हैं, कुछ अरमान हैं। हम अगर 1-2 साल बाद। इतना अच्छा रिश्ता बार बार नहीं मिलता। कितना खानदानी घर है और लक्ष्मी जी की कृपा तो जैसे उन पर बरसती ही रहती है। फिर भी मैं ये कह रही थी कि। कह दिया ना मैंने, दिव्या का रिश्ता वहीं होगा। कल रामपुर गांव से लड़के वाले सगाई के लिए यहाँ आ जाएंगे। क्या? रामपुर गांव से? पिताजी, अब मेरी शादी गांव में करवा रहे हैं? अरे गांव है तो क्या हुआ, अच्छे खासे रईस लोग हैं वो। तुम मांगोगी वो मिलेगा। गांव और शहर से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर पिताजी, फिर भी मैं यहाँ बचपन से शहर में पली हूँ। मैं गांव में कैसे रह पाऊंगी? अरे वो कौन से गांव के देहाती लोग हैं? अरे दिव्या, बहुत खानदानी लोग हैं। तुम्हारे ससुर जी की पूरे गांव में चलती है। बस अब तुम दोनों माँ बेटी और कुछ सवाल मत करो। कल वो लोग आएंगे और इसलिए दिव्या को अच्छे से तैयार कर देना। दिव्या को नहीं पता था कि कॉलेज से लौटते ही उसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर दिया जाएगा। उसकी माँ की कोशिशें भी काम नहीं आई और उसकी शादी रामपुर के गांव में कर दी गई। हालांकि उसके ससुराल वाले देहाती नहीं थे, लेकिन गांव में रहने के कारण उनका माहौल और आदत गांव से बाहर नहीं जा पाई थी। दिव्या, एक काम करना, आज आटा पीस देना, फिर सबके लिए गर्मा गर्म रोटियां बना देना। आटा पीसना पड़ेगा? हाँ, तो रोटियां कहाँ से बनेगी फिर? नहीं, हमारे घर तो आटा पीसा हुआ ही आता है ना, इसलिए। हाँ, तो वो शहर है ना, वहाँ सब कुछ आसानी से मिल जाता है। पर यहाँ गांव में अभी तक इतनी सुविधा नहीं आई, इसीलिए यहाँ तो घर में ही आटा पीसकर रोटियां बनानी पड़ेगी। जी ठीक है। जो चीज़ें शहरों में आसानी से मिल जाया करती थी, गांव में होने की वजह से उन चीज़ों का मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसलिए उसे गांव में रहने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। मैं जानता हूँ तुम्हें गांव में रहने में, यहाँ के माहौल में ढलने में काफ़ी दिक्कत आ रही होगी। हाँ वो तो है, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं यहाँ एडजस्ट कर पाऊँ। तुम चिंता मत करो, थोड़ा वक्त लगेगा पर धीरे धीरे आदत हो जाएगी। आपको यहाँ गांव में रहने में कुछ अजीब नहीं लगता? मेरा मतलब है कि यहाँ ज़्यादा सुविधा भी नहीं है, ना अच्छा सा मार्केट है, ना कोई बड़ा अस्पताल, ना कोई ढंग का स्कूल। हमारा कारोबार यहाँ इतना फैला हुआ है कि हम कभी यहाँ से जाने की सोच ही नहीं सकते। हाँ, अगर कोई ऐसी इमरजेंसी होती है तो हम शहर चले जाते हैं। अच्छा अच्छा। तुम जब से शादी करके आई हो ना, कहीं घूमने नहीं गई। एक काम करते हैं, कल फिल्म देखने चलते हैं। यहाँ गांव में एक थिएटर भी है। सच में? मुझे फिल्मों का बड़ा शौक है। मैं अक्सर अपनी सहेलियों के साथ जाती थी फिल्म देखने के लिए। ठीक है, तो तुम कल शाम को रेडी रहना, हम चलेंगे। दिव्या पहली बार गांव में फिल्म देखने जाने के लिए काफ़ी उत्साहित थी, पर उसकी जेठानी ये देखकर हंस रही थी। क्या हुआ भाभी, आप हंस क्यों रही हैं? मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? अरे नहीं नहीं, बहुत अच्छी लग रही हो। बस मैं ये सोचकर हंस रही हूँ कि तुम्हें थिएटर बहुत पसंद आने वाला है। अच्छा, इतना अच्छा थिएटर बना हुआ है क्या यहाँ? अरे तुमने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में इतना अच्छा थिएटर नहीं देखा होगा। फिर तो मैं और ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। हाँ हाँ, जाओ जाओ, दीपक भी बाहर से आ गया है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जाओ। दिव्या जब थिएटर में पहुंचती है तब उसे पता चलता है कि आखिर उसकी जेठानी इतना क्यों हंस रही थी। गांव में वो एक ही थिएटर था जहाँ की कुर्सियाँ बिल्कुल टूटी फूटी थी और अंदर कुछ बकरियां भी बैठी हुई थी।
ये है थिएटर? हाँ, अब यहाँ तो यही है, पर तुम फिल्म देखो ना, बहुत अच्छी है। हे भगवान! वक्त के साथ दिव्या ने खुद को समझा लिया कि अब उसकी किस्मत यही है, और देखते ही देखते उसकी शादी को 2 साल भी हो चुके थे और अब सब लोग उस पर बच्चे को लेकर दबाव डालने लगे थे। दिव्या, अब तो शादी को 2 साल हो गए, अब तुम्हें बच्चा कर लेना चाहिए। हाँ, जब मैं तुम्हारे जितनी थी तो मेरा तो दूसरा बेटा होने वाला था। जी माँ जी, हम भी सोच रहे हैं इस बारे में। पहले लेडी डॉक्टर से मशवरा कर लें और फिर। अरे इसमें डॉक्टरनी से क्या मशवरा करना, अब तुम दोनों ना ज्यादा मत सोचो। हाँ, और वैसे भी रामपुर में सब ऐसे ही करते हैं, ज़्यादा कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता। मैं सोच रही थी क्यों ना हम एक बार शहर जाकर दिखाएं। अरे दिव्या, तेरी जेठानी के दोनों बच्चे भी ऐसे ही हुए हैं, ज्यादा मत सोच, तू तो बस खुशखबरी सुना दे जल्दी से। दिव्या की सास और जिठानी ने उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन गांव में अच्छे डॉक्टर की कमी थी। इसके बावजूद भी दिव्या की सास और जिठानी ने उसे शहर नहीं जाने दिया। दिव्या ने भी अपने ससुराल वालों की बात मान ली और अब वो 4 महीने गर्भवती थी। माँ जी, मैं सोच रही थी कि अब मैं शहर जाकर दिखा आती हूँ। सब कुछ ठीक तो है ना? अरे दिव्या बहू, तो फिर से वही बातें लेकर बैठ गई। हमने भी तो बच्चे पैदा किए हैं, है ना? तो यहीं इस गांव में एक डॉक्टर नहीं है, उसे दिखा ला, ठीक है? मैं तो अब भी ये कह रही हूँ कि एक बार शहर के डॉक्टर को दिखा लाते हैं, सही रहेगा। अरे माँ और भाभी कह रहे हैं ना सब ठीक होगा, तो ठीक ही होगा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? ये हमारा पहला बच्चा है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि कोई भी दिक्कत हो। मैं तुम्हारी चिंता समझता हूँ, लेकिन भाभी और माँ का बहुत अनुभव है इन चीज़ों का। तुम परेशान मत हो, जैसा वो कहे बस करती जाओ। पर पहले का समय अलग था, अब समय बदल चुका है। तुम ना ज्यादा मत सोचो, हम कल इस गांव में एक डॉक्टर नहीं है, उसे दिखा लाएंगे। दिव्या को अपने होने वाले बच्चे की काफी चिंता थी, लेकिन उसके ससुराल वालों को ये चिंता बेफिजुल लग रही थी। गांव में जो डॉक्टरनी थी उसके पास ना तो नई तकनीक थी और ना ही अच्छी दवाइयाँ। फिर भी सबको ये चीज़ काफी नॉर्मल लग रही थी। दिव्या, तेरा आखिरी महीना शुरू होने वाला है, अब से ना ज्यादा काम, झाड़ू पोछा शुरू कर दे, इससे डिलीवरी भी नॉर्मल हो जाएगी। जी माँ जी, आपकी बात सही है, लेकिन अब ना मुझसे ये सारी चीज़ें नहीं होती। मुझे बहुत थकावट भी लगती है और दर्द भी होता है। अरे यह सब तो होता रहता है, तू इन सब पर ध्यान मत दे, ले पोछा लगा ले। हमारी भी डिलीवरी ऐसे ही हुई है। अब तो आखिरी महीना शुरू हो गया, मैं सोच रही थी कि एक बार शहर के डॉक्टर को दिखाते हैं। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, शहर के डॉक्टर तो जब देखो ऑपरेशन की बात करते रहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। तेरी तो नॉर्मल डिलीवरी ही होगी, तू बस जो जो हम कहते जाए वो करती जाना, ठीक है? जी ठीक है। दिव्या के आखिरी महीने में उसकी सास और उसकी जिठानी ने उसे घर का पोछा और झाड़ू बर्तन करने को कहा, जबकि उसकी हालत अब ये सब करने की नहीं थी। पर क्योंकि अब वो अनुभवी होने का दावा कर रही थी, तो दिव्या को उनकी बात माननी पड़ रही थी। बस अब तो वो यही चाहती थी कि उसका बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आ जाए। दिव्या, जो एक शहर की रहने वाली लड़की थी, उसकी शादी उसके पिता एक गांव में करवा देते हैं। वैसे तो दिव्या के ससुराल वालों के पास काफ़ी सारा पैसा था और वो देहाती भी नहीं थे, लेकिन गांव में रहने की वजह से उसके ससुराल वालों की सोच अभी भी थोड़ी पुरानी थी। इसलिए जब दिव्या माँ बनने वाली थी, तब उसकी जेठानी और सास उस पर नॉर्मल डिलीवरी के लिए दबाव बनाने लगे थे। दिव्या चल जल्दी से ये पोछा लगा दे, इससे डिलीवरी भी नॉर्मल होगी। माँ जी, अब तो मुझसे ये सब नहीं होता, काफ़ी दर्द होने लगा है मुझे। अरे अभी तो काफ़ी वक्त बाकी है डिलीवरी में, तो ज़्यादा ध्यान मत दे दर्द पे, ये सब ना आखिरी महीनों में होता रहता है। हाँ, चल जल्दी से काम खत्म कर ले और फिर ये काढ़ा पी लेना, ठीक है? थक हार की दिव्या अपने कमरे में आराम करने आती है। मुझसे अब ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता, सच में। बस कुछ ही दिनों की तो बात है, माँ कह रही है कि डिलीवरी जल्दी हो जाएगी, वो भी नॉर्मल। तुम्हें लगता है कि इस गांव में डिलीवरी की सुविधा है अच्छे से? अरे भाभी की डिलीवरी भी तो यहीं हुई थी। तब की बात अलग थी, पता नहीं क्यों मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। अरे कुछ भी नहीं होगा, माँ और भाभी है ना, वो तुम्हारा ख्याल रख लेंगी, चिंता मत करो। दिव्या दर्द में जैसे तैसे अपने दिन काट रही थी और एक दिन अचानक उसे बहुत दर्द हुआ और उसे अस्पताल ले जाया गया।
जहां डॉक्टरनी सबकी नॉर्मल डिलीवरी ही करवा रही थी, क्योंकि उसके पास ज़्यादा तकनीक थी नहीं और ना ही ऑपरेशन का ज़्यादा अनुभव था। इतनी देर क्यों लग रही है? डिलीवरी में कुछ दिक्कत है, पर हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। दिव्या की डिलीवरी में कुछ दिक्कत आ गई थी, इसलिए उसके बच्चे की मौत हो गई। क्योंकि गांव में कोई तकनीक मौजूद नहीं थी, इसलिए वक्त पे उसे शहर भी नहीं ले जा सके। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। अब होने को कौन टाल सकता है बहू, हिम्मत रख। हाँ, तुम्हारी किस्मत में यही लिखा होगा। चिंता मत करो, भगवान तुम्हारी झोली फिर से भर देंगे। मेरा बच्चा, क्यों किया भगवान, ऐसा क्यों किया मेरे साथ? दिव्या का बच्चा उससे छीन चुका था, लेकिन उसके ससुराल में कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं था कि अगर दिव्या को शहर के अस्पताल ले गए होते तो शायद उसके बच्चे को बचाया जा सकता था। मैंने कितनी बार कहा था कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, लेकिन तुमने और तुम्हारे घर वालों ने कभी मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। ऐसी बात नहीं है दिव्या, अब जो होना था वो हो गया। मैंने कितनी बार माँ जी से कहा कि शहर में दिखाते, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। आज अगर हम शहर चले जाते तो हमारा बच्चा हमारे पास होता। मैं समझ सकता हूँ तुम पर क्या बीत रही है, पर अब होने को कौन टाल सकता है। ये होनी नहीं है, जिद थी तुम्हारे परिवार की, जिसकी वजह से हमारे साथ ये सब हो रहा है। लेकिन मुझे पता है तुम अब भी अपने परिवार वालों को कुछ भी नहीं कहोगे। अब उनसे मैं क्या ही कह सकता हूँ। तुम अभी दुख में हो इसलिए ये सब बोल रही हो। थोड़ा आराम कर लो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। दिव्या को अपने बच्चे के जाने का बहुत दुख था और इस बात का गुस्सा भी कि उसके ससुराल वालों ने उसकी बात नहीं मानी थी। लेकिन इस हादसे के बाद दिव्या पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने अपने लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया था। दिव्या, अब काफ़ी वक्त हो गया है, अब दूसरे बच्चे के बारे में कब सोच रही हो तुम? माँ जी, पहले मैं शहर जाकर डॉक्टर से बात करूंगी, उसके बाद ही बच्चे की प्लानिंग करूंगी। अरे यह सब क्या चौचले है, अब इसमें डॉक्टर की क्या सलाह लेना। मैं कह रही हूँ ना, अब सही समय है, बच्चा कर लो। हाँ, और इसमें शहर जाने की क्या ज़रूरत है? नहीं, अब मैं कोई भी काम बिना डॉक्टर की इजाज़त के नहीं करूंगी। मैंने माँ को कह दिया है, उन्होंने शहर की एक अच्छी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट ले ली है। मैं आज ही जाकर दिखाऊंगी। अरे मैं कह रही हूँ ना बहू। नहीं माँ जी, इस बार मैं जाऊंगी, मतलब जाऊंगी। ये पहली बार था जब दिव्या ने अपने लिए कोई स्टैंड लिया था, जिससे सास, ससुर और ससुराल वाले काफ़ी नाराज़ हो गए थे। ये मैंने क्या सुना, बहू शहर की डॉक्टरनी को दिखा रही है। इस सब की क्या ज़रूरत है? तू बहू को समझा और मना कर, गांव में अस्पताल है, वहीं दिखा दे। बाबूजी, पहले बच्चे को खोने के बाद अब वो डर सी गई है, इसलिए अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। अरे अनहोनी तो सबके साथ होती रहती है। अब शहर में जाकर डॉक्टर को बच्चा पैदा होने तक दिखाएगी तो बार बार शहर जाना पड़ेगा। जी जी बाबूजी, बात करता हूँ दिव्या से। दिव्या, तुमने शहर में डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली और मुझे बताया भी नहीं। इस बार मैं कोई खतरा नहीं लेना चाहती। अरे पर माँ और बाबूजी तुम्हारे इस फैसले से खुश नहीं है। तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। इस बार मैं अपने बच्चे के साथ कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती और ना ही मैं इस बार किसी की बात को सुनूंगी। देखो, मुझे लगता है कि हमें गांव में ही दिखाना चाहिए। तुमने पिछली बार भी यही कहा था ना, और उसका नतीजा क्या हुआ भुगत चुके हैं ना हम। मैं जानती हूँ तुम कभी अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जाओगे, तो मैं अकेले ही सब कर लूँगी, चिंता मत करो। देखो, इस घर में कलेश हो सकता है, बात को समझो ना यार। मैं इस बार सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोच रही हूँ और किसी के बारे में नहीं। दिव्या ने इस बार मन बना लिया था कि वो कुछ भी करके शहर में अपना इलाज करवाएगी। उसने जब शहर में डॉक्टर को दिखाया तो उसे पता चला कि वो फिर से माँ बनने वाली है। इस पर उसके ससुराल वाले तो खुश हुए, लेकिन उन्होंने फिर से वही गांव के अस्पताल में जाने की जिद शुरू कर दी। अब ये रोज रोज शहर में जाकर दिखाना अच्छा लगता है क्या? हमने भी तो यहीं बच्चे पैदा किया था। नहीं माँ जी, मैंने इस बार ठान लिया है कि मैं डिलीवरी शहर में ही करूँगी। इस बार मैं किसी की नहीं सुनने वाली। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हें सब कुछ पता है, हमें तो जैसे कुछ पता ही नहीं है। और नहीं तो क्या, हमने भी बच्चे पैदा किए हैं और यही गांव में ही रह रहे हैं। गांव से बार बार शहर आने जाने में कितना समय लगता है।
अरे कौन जाएगा बार बार तुम्हारे साथ शहर, और कौन रुकेगा डिलीवरी के बाद तुम्हारे साथ वहाँ। इसलिए मैं कह रही हूँ शहर जाने का ख्याल छोड़ दो, हम गांव के अस्पताल में ही चलते हैं। नहीं माँ जी, आप सब समझ नहीं रहे। यहाँ गांव में कोई तकनीकी सुविधा नहीं है। अगर कोई दिक्कत हो गई तो मेरे बच्चे की जान पे भी आ सकती है। अब ना तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो दिव्या। ये शहर के डॉक्टर्स ना बस डराने का काम करते हैं और ऑपरेशन कर देते हैं। तुम तो यहाँ गांव में रहो और नॉर्मल डिलीवरी ही करवाओ। पिछली बार भी आप दोनों की बात मैंने मान ली थी, और क्या हुआ, अपना बच्चा खो दिया। पर इस बार नहीं। ये तो कोई बात नहीं हुई दिव्या, तुम अपने ससुराल वालों की बात को यूं नकार रही हो। माँ जी, मैं आपकी सारी बातें मानने को तैयार हूँ, बस ये नहीं। माँ जी, इसकी ज़बान तो देखिए कितनी चल रही है, सारा दिन शहर शहर करती रहती है बस। मैं गांव के खिलाफ नहीं हूँ, पर क्योंकि यहाँ अस्पताल की कोई सुविधा नहीं है, इसलिए बस मैं शहर जाने की जिद कर रही हूँ। आप दोनों मेरी इतनी सी बात को समझ क्यों नहीं रही? दीपक, अच्छा हुआ तू आ गया, और अब तू ही समझा अपनी बीवी को, बेफिजुल की जिद छोड़ दे। हाँ माँ, भी समझाता हूँ। दिव्या, छोड़ दो ना ये जिद। तुम समझते क्यों नहीं हो? अरे सबको समझाना छोड़ दो, कोई नहीं समझने वाला यहाँ। एक काम करते हैं, हम दोनों शहर चलेंगे और हमारा बच्चा भी वहीं पैदा होगा। दीपक? हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं जानता हूँ मैंने आज तक कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन अपने बच्चे के लिए मैं किसी के भी खिलाफ जा सकता हूँ। ये तो क्या कह रहा है दीपक? जो सच है माँ वही कह रहा हूँ। हाँ, थोड़ी देर हो गई कहने में, पर दिव्या की डिलीवरी शहर में ही होगी, चाहे कोई हमारा साथ दे या ना दे। मैं दिव्या और मेरे बच्चे के साथ कोई भी रिस्क नहीं लूँगा। दीपक ने इस बार दिव्या और अपने बच्चे को चुना और उनका साथ दिया। दिव्या के ससुराल वाले उन दोनों की इस बात से नाराज़ तो थे, लेकिन दिव्या के सपोर्ट से दिव्या ने अपने बच्चे को शहर के अस्पताल में जन्म दिया, जहां डिलीवरी में दिक्कत होने के बाद भी डॉक्टर्स ने बच्चे को सही सलामत बाहर निकाल लिया। हमें माफ़ कर दे दिव्या बहू, हम अपनी ज़िद में न जाने क्या करने जा रहे थे। हमें खुशी है कि तुम दोनों ने सही फैसला लिया, और आज देखो तुम्हारा बच्चा हम सबके साथ स्वस्थ है। कभी कभी अपने जीवन साथी का साथ ही आपके लिए सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आपका जीवन साथी आपके साथ है तो आप कहीं भी रह सकते हैं, चाहे गांव हो या शहर। मोहन और सोहन, दो भाई, दोनों शहर में अच्छा काम कर रहे थे और गांव के घर में माँ रहती थी। फिर एक दिन, भैया मोहन, मैं सोच रहा था कि मैं गांव चला जाता हूँ, माँ के पास रहूंगा। हाँ हाँ भाई, चलना। वैसे भी गांव के घर का जो सुकून है ना, इस शहर में कहाँ। मेरा बस चले तो मैं भी वहीं रहूं, माँ के पास। अरे कितनी बार कहा है माँ को कि आकर शहर में रहे हम लोगों के साथ, लेकिन नहीं, पता नहीं क्यों नहीं रहना चाहती शहर में हम लोगों के साथ। अरे यार, कैसी बात कर रहा है भाई? वो घर माँ के लिए पता है ना कितना वैल्यू करता है। पिताजी की यादें उस घर से जुड़ी है। अरे छोड़ ना भाई, आज के समय में कौन इतना सोचता है। वैसे भी गांव आप फिर बात करते हैं। दोनों भाई अपनी बीवियों के साथ गांव पहुंचते हैं। अरे क्या बात है, दोनों भाई एक साथ। लो, पेड़ के अमरूद है, आज ही रामू को बोलकर तोड़वाए हैं। तभी पास की एक औरत आ जाती है। काकी, ये अचार सुखाना था आपकी छत पर। हमारी छत पर तो गेहूं सूख रहे हैं। अब गांव की सबसे बड़ी छत तो आप लोगों की ही है। हाँ हाँ, सुखा ले जा। वैसे मेरे बेटे और बहुएं आई हैं, तो वो रसोई संभालने वाली को बोल दे आज किसी को साथ लेकर आएगी। क्या है कि खाना ज्यादा बनाना है ना। क्या है माँ, किसी को भी घर में घुसा लेती हो? जमाना खराब चल रहा है। माँ उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। हाँ, तुम मोहन की बहू, तेरी टीचरी कैसी चल रही है शहर में? क्या पढ़ाती है? माँ इतिहास पढ़ाती हूँ। आजकल दशहरे की छुट्टियाँ थी तो इन्होंने कहा माँ के पास हो आते हैं। दोनों बच्चों को भी गांव दिखाना जरूरी था। मैं जरा दोनों को घर दिखा कर आती हूँ, उन्हें भी तो पता चले कि हम लोग कितने संपन्न हैं। वरना शहर में तो 2 कमरों में ही जिंदगी खत्म हो जाती है। बड़ी बहू बच्चों को लेकर चली जाती है तो छोटी बहू मुंह बनाकर कमरे में आती है। माँ, मैं ये घर बेचने आया हूँ। बिल्कुल भी नहीं, मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा।
अरे कैसी बात कर रहे हो मोहन? ये घर हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। पिताजी की यादें, हम लोगों का बचपन। अरे ऐसी बात तू सोच भी कैसे सकता है भाई? देख भाई, मैं अपना सारा जीवन 2 कमरे के मकान में नहीं बिता सकता। ये फ्लैट बेचकर और ये घर बेचकर मैं शहर में एक बड़ा मकान लेना चाहता हूँ। अरे पर मैं ये मकान किसी भी हालत में नहीं बिकने दूंगा। ये मेरा फाइनल डिसीजन है भाई। बड़ा भाई वहां से उठकर चला जाता है। छोटा भी माँ से लड़ाई झगड़ा करके अपने कमरे में चला जाता है। दोपहर को खाने के वक्त सभी टेबल पर इकट्ठा होते हैं कि छोटे की बीवी बोल पड़ती है। देखिए, आप सब बड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मनमानी करें। अरे हम लोगों का भी हिस्सा है इस घर में और मैं इसे बेचने आई हूँ। मैं घर बेचे बिना नहीं जाऊंगी। बड़ा भाई कुछ कहता है, इससे पहले माँ कहती है, मुझे घर बेचना मंजूर है। अब इस बारे में यहाँ बात नहीं होगी। जब तक हो खुशी से रहो और जब इस घर का ठीक रेट लग जाए बेच जाना। मैं गांव में ही कोई छोटा घर ले लूंगी। बड़ा बेटा कुछ कहना चाहता है पर माँ कहती है, मैंने जो बोला वो फाइनल है। छोटा बेटा खुश हो जाता है। सभी शहर वापस चले जाते हैं। अब रोज कोई ना कोई उस मकान को देखने आता, लेकिन ठीक बोली नहीं लग पाती। फिर एक दिन छोटा बेटा माँ को फोन करता है। माँ क्या हुआ, घर की डील फाइनल हुई कि नहीं? नहीं तो एक काम कर, औने पौने जो भी दाम मिलते हैं निकाल दे घर को। अच्छा ठीक है बेटा, तो तू एक काम कर, तू और मोहन दोनों आ जाओ, मैं पेपर तैयार करवा लेती हूँ। है एक खरीदार। दोनों भाई अगले दिन गांव आते हैं और पेपर पर साइन कर छोटा पैसे ले लेता है। माँ बड़े को पैसा देती है तो वो कहता है, माँ ये पैसे तू ही रख ले, कभी जरूरत हुई तो ले लूंगा। तू चलना मेरे साथ। नहीं बेटा, मैं यहीं रहूंगी इस गांव में। यहाँ सब मेरे हैं। शहर में तू और बहू दोनों नौकरी करते हैं, क्या करूंगी मैं, मन भी नहीं लगेगा। दोनों बेटे शहर को लौट जाते हैं। फिर एक रोज, भैया मैंने शहर में बड़ा घर ले लिया है, कल गृह प्रवेश है। माँ को तो नहीं बुलाया पर आप आ जाना। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। तुझे ही मुबारक तेरा बड़ा घर। ये बोलकर वो फोन रख देता है। तभी उसकी बीवी उससे कहती है, अरे छोड़िए ना गुस्सा, आप तो जानते हैं सोहन को, बचपन से ही जिद्दी है, ऊपर से उसकी बीवी भी ऐसी। पर अब मेरा मन ही नहीं करता उससे बात करने का। दिन बीतते हैं। बड़े भाई और छोटे भाई में बातचीत तक बंद हो जाती है। पर फिर एक दिन मोहन अपनी बीवी से कहता है, मेरा मन न जाने क्यों आज सोहन से मिलने का कर रहा है। अरे तो चलिए ना, चलते हैं भैया के पास, कौन सा दूर है उनका घर। दोनों पति पत्नी सोहन के घर जाते हैं, जहाँ देखते हैं कि उसका घर का दरवाजा खुला है। अरे सोहन के घर का दरवाजा खुला है, जल्दी अंदर चलो, कहीं कुछ गड़बड़ लग रही है। वो अंदर जाते हैं कि देखते हैं कि सामने सोहन जमीन पर पड़ा होता है। दोनों फटाफट उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जहाँ उसके ठीक होने के बाद, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि वक्त पर आप आ गए, वरना आपको बचाना नामुमकिन था। भैया आपने मेरी जान बचाई, वरना उस बड़े से घर में मेरा क्या हो जाता। रीना भी बच्चों के साथ मायके थी। वैसे आप अचानक कैसे आए भैया, भगवान बनकर? तू मेरा भाई है सोहन, हम दोनों की रगों में एक ही माँ का खून है। मुझे बहुत दिनों से तेरी याद आ रही थी। भैया मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत स्वार्थी निकला। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया भैया, माँ का मकान भी बेच दिया। मैं अब ठीक होकर उस बड़े घर में नहीं जाऊंगा भैया, मुझे अपने साथ ले चलो। अच्छा मत जाना छोटे, चल हम कहीं और चलते हैं। हाँ भैया, जहाँ कहोगे चलूंगा, बस उस घर में मत भेजना जो मैंने अपनी नींव बेचकर खरीदा है। मोहन सोहन को लेकर चला जा रहा था। सोहन को नींद आ जाती है, लेकिन जैसे ही कार रुकती है उसकी आंख खुल जाती है। सामने होता है गांव का वही घर जिसे वो बेच चुका होता है। भैया ये मैं कहाँ आ गया? काश भैया ये घर मैंने नहीं बेचा होता, मुझे अब इसी घर में सुकून आएगा। भैया मैं इस घर को फिर से खरीदना चाहता हूँ। अंदर चल, फिर बात करते हैं।
सोहन भाई के साथ घर के अंदर आता है जहाँ माँ काम कर रही होती है। अरे मोहन आ गया। आ सोहन बेटा बैठ। कैसी है अब तेरी तबीयत? दिल का दौरा इतनी छोटी सी उम्र में। मैंने तो तेरी सलामती के लिए घर में हवन कराया है। देख पूरा घर हवन की खुशबू से महक रहा है ना। माँ तू यहाँ कैसे? मैं तो ये मकान फिर से खरीदने आया था। लेकिन इस बार मैं इसे नहीं बेचूंगी। ये बोलकर बड़ा भाई मोहन और माँ हंसने लगते हैं। माँ तू नहीं बेचेगी मतलब? बेटा मैंने ये मकान कभी बेचा ही नहीं था, बस तुझे पैसे दिए थे जिससे तू बड़ा मकान खरीद सके। वो पैसे मुझे मोहन ने दिए थे। अब तू वापस आ गया, अब फिर से ये घर कभी भी बेचने की मत सोचना। गांव हमारी जड़ें होती हैं बेटा, और बिना जड़ के तो कोई भी खड़ा नहीं रह सकता। ना ही पेड़, ना घर और ना ही इंसान। समझ गया ना? लालची पानी पूरी वाला एक कार्टून कहानी। ये कहानी एक छोटे से गांव के एक छोटे से सड़क किनारे लगे ठेले वाले पानी पूरी वाले की है, जिसका नाम था चुन्नू। चुन्नू पानी पूरी बेचने का काम करता था और उसका पानी पूरी बहुत ही स्वादिष्ट था। लेकिन वह बहुत ही लालची था और उसे हमेशा लगता था कि अगर वह और ज्यादा पैसे कमाए तो उसका जीवन बेहतर हो सकता है। उसकी इस लालच के कारण कई हास्यास्पद घटनाएं घटी, जिनसे गांव वाले भी हैरान रह गए। शुरू होती है कहानी। चुन्नू का पानी पूरी का ठेला एक छोटे से बाजार में लगा था। वह दिन भर ग्राहकों से घिरा रहता था और उनकी खुशियों को देखकर खुश होता था। उसके पानी पूरी का स्वाद बहुत ही शानदार था। हर कोई, चाहे वह बच्चा हो या बुजुर्ग, चुन्नू के पानी पूरी खाने के लिए बेताब रहता। लेकिन चुन्नू का दिल कभी भी शांत नहीं रहता था। वह हर समय सोचता रहता कि कैसे और ज्यादा पैसे कमाए जाएं। लालच का आरंभ। एक दिन चुन्नू को एक बहुत ही बड़ा विचार आया। उसने सोचा, अगर मैं अपनी पानी पूरी का साइज थोड़ा और बड़ा दूं, तो लोग ज्यादा खाएंगे और मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे। इसी सोच के साथ उसने अपने पानी पूरी के आकार को बड़ा कर दिया, लेकिन कीमत में कोई बदलाव नहीं किया। पहले की तुलना में पानी पूरी का साइज 2 गुना हो गया था और इसका स्वाद भी बहुत ही शानदार था। लोग खुशी खुशी यह पानी पूरी खा रहे थे, लेकिन अब एक और समस्या उत्पन्न हुई। चूंकि पानी पूरी का साइज बड़ा था, लोग कम खाते थे। ये देख चुन्नू ने अपनी योजना में बदलाव किया। उसने सोचा, अगर मैं अपनी पानी पूरी का आकार और बढ़ा दूं, तो लोग बिल्कुल ही कम खाएंगे और मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे। बाजार में हंगामा। चुन्नू ने अपनी पानी पूरी का आकार और बढ़ा दिया। अब एक पानी पूरी इतनी बड़ी हो गई थी कि उसे एक व्यक्ति पूरे पेट से नहीं खा सकता था। अब वह हर ग्राहक से एक पानी पूरी के लिए 2 गुना पैसा लेने लगा। लोग हैरान थे, लेकिन क्या करते, स्वाद इतना अच्छा था कि किसी ने उसकी शिकायत नहीं की। फिर एक दिन एक बच्चा आया और उसने चुन्नू से कहा, भैया पानी पूरी दो, लेकिन एक छोटी सी दे दो। चुन्नू ने उसे हंसी में जवाब दिया, बच्चे अब छोटे पानी पूरी नहीं मिलते, अगर तुमको खानी है तो बड़ी लेनी पड़ेगी। बच्चे ने थोड़ी देर सोचा और फिर कुछ पैसे निकालकर बड़ी पानी पूरी ले ली। कुछ दिनों बाद बाजार में ये चर्चा होने लगी कि चुन्नू बहुत ही लालची हो गया है। लोग कहने लगे, अब ये पानी पूरी वाला हमें धोखा दे रहा है। चुन्नू को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। वह अपने बढ़े हुए मुनाफे में खो चुका था और उसे यह नहीं पता था कि उसके ग्राहकों का दिल टूट चुका है। एक अजीब घटना। एक दिन चुन्नू को एक बड़ा ग्राहक दिखा। ये ग्राहक एक व्यापारी था जो अपने परिवार के साथ पानी पूरी खाने आया था। व्यापारी ने चुन्नू से कहा, भैया मुझे सबको पानी पूरी चाहिए, लेकिन छोटी छोटी। चुन्नू ने बिना सोचे समझे कहा, नहीं, मैं छोटी पानी पूरी नहीं देता। अगर आपको पानी पूरी चाहिए तो बड़ी लेनी पड़ेगी। व्यापारी को यह बात बहुत ही असहज लगी, लेकिन उसने सोचा कि कोई बात नहीं, पैसे तो देने ही पड़ेंगे। वह बड़े ही गुस्से में पानी पूरी लेकर चला गया। इसके बाद व्यापारी ने उस ठेले के बारे में हर जगह बात फैलाना शुरू कर दिया। जल्द ही सभी लोग जानने लगे कि चुन्नू पानी पूरी का साइज बढ़ाकर ग्राहकों से ज्यादा पैसे लेता था। इस पर लोग अब धीरे धीरे उसकी दुकान पर आना बंद कर देने लगे। हकीकत का सामना। कुछ समय बाद चुन्नू का ठेला बिल्कुल खाली रहने लगा। अब उसे समझ में आने लगा कि उसकी लालच ने उसे नुकसान पहुंचाया है। एक दिन वह अकेला बैठा हुआ था और सोच रहा था कि क्या मैं सचमुच बहुत ज्यादा लालची हो गया हूँ। तभी